हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 2831। मैं समझ गया हूँ। मैं आपकी इच्छानुसार इस पैसेज को उपन्यास शैली में हिंदी में अनुवादित करूंगा, जिसमें सभी चीनी नामों को उनके स्थायी हिंदी समकक्षों से बदल दिया जाएगा। तात्कालिक सहार, एक ज्वाला का प्रस्फुटन। सम्राट की साधना को आत्मसात करने में एक निश्चित समय लगता था। रात्रिदेव का उत्तराधिकार भी ठीक वैसा ही था। और तो और, आर्यन सामान्य योद्धाओं से भिन्न था। उसे स्तर बढ़ाने के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी, न ही किसी शक्तिशाली उत्तराधिकार की। उसे तो केवल अनुभव बिंदुओं की आवश्यकता थी। ऊर्जा की एक विशाल लहर उसके शरीर में प्रवेश कर गई, लेकिन इसे अनुभव बिंदुओं में परिवर्तित करना असंभव था। यहाँ तक कि यदि वह इसे अभी अवशोषित भी कर लेता तो भी वह राजा स्तर का योद्धा नहीं बन पाता। वह अत्यंत व्याकुल था। मैं यह कैसे करूं? सिस्टम भाई, मुझे कोई संकेत दो। आर्यन नहीं जानता था कि क्या किया जाए। फिल्मों में ऐसे दृश्य होते हैं, लेकिन उनमें कौशल सिखाए जाते हैं और वे तुरंत शक्तिशाली बन जाते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? वह बहुत उदास था। कोई उपाय ही नहीं था। जैसे ही आर्यन सम्राट की साधना को अनुभव बिंदुओं में बदलने का कोई तरीका नहीं सोच पा रहा था, तभी वृद्ध रात्रिदेव के पीछे से एक आवाज आई। आर्यन की आंखें अंधेरी हो गईं। वृद्ध रात्रिदेव अपनी मृत्यु का उपयोग स्वयं की सहायता के लिए कर रहे थे। मरते दम तक भी वे आर्यन की इच्छा पूरी करना चाहते थे, क्योंकि रात्रिदेव को मारना एक अक्षम्य अपराध था। वृद्ध अस्कांत ने इतने सारे लोगों के सामने वृद्ध रात्रिदेव को मार दिया था। यदि आर्यन इतने सारे लोगों के सामने वृद्ध अस्कांत को मार पाता तो कोई भी आर्यन का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। यह उपकार आर्यन अस्वीकार नहीं कर सकता था। लेकिन वह इसे कैसे स्वीकार करता? उसने अभी तक सम्राट की साधना को स्तर में भी नहीं बदला था, इसलिए वह पूजनीय क्षेत्र के लिए कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि हर किसी के भीतर एक अग्नि होती है। वृद्ध रात्रिदेव को हवा में ऊपर उठाते हुए और उनके सिर को कुचलते हुए देखकर आर्यन के दिल में ज्वालामुखी की तरह क्रोध फूट पड़ा। तुम्हारे लिए धिक्कार है। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। उसी क्षण आर्यन ने ऊपर से नीचे देखा और अचानक छलांग लगा दी। तीनों बहनें भी अपने पिता की ओर बिना किसी परवाह के दौड़ पड़ी। वृद्ध अस्कांत की ठंडी नजर उन पर पड़ी और उसने उदासी से कहा, तुम सभी मरो, तुम सभी। भनभनाहट। उसके शरीर से निकलने वाली आभा ने एक अतुलनीय शक्तिशाली दबाव बनाया। दोनों हाथों से एक पकड़ के साथ उसकी हथेलियों में अत्यंत घनी नेथर भूत शक्ति लगातार संपीड़ित और प्रसारित हो रही थी, जिससे एक विशाल नेथर भूत शक्ति ऊर्जा गेंद बन रही थी। अस्कांत चाचा, आप क्या कर रहे हैं? यह रात्रिदेव का महल है, आप क्या करना चाहते हैं? रात्रिदेव को मारो। क्या तुम अभी भी रात्रिदेव महल को नष्ट करना चाहते हो? ढीठ, अभी रुको। अस्कांत चाचा, क्या आपने सुना? रात्रि घाटी के सभी वंशज क्रोधित थे। हालांकि कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वे अस्कांत चाचा की अतुलनीय शक्तिशाली नेथर भूत शक्ति से डरते थे। शिखर मार्शल ऋषि की शक्ति के साथ मिलकर उनके लिए इसे रोकना असंभव था। अस्कांत चाचा का चेहरा अनादर से भरा था। तुम कचरे के ढेर। किसी ने भी एक कचरे मानव को रात्रिदेव का उत्तराधिकार लेने से नहीं रोका।
तुम रात्रि घाटी वंश का हिस्सा बनने के लायक नहीं हो। यहाँ कोई भी इसके लायक नहीं है। रात्रिदेव, हाँ हाँ हाँ, मैं इस जगह को खंडहर में बदल दूंगा। वह क्रूर था। तीनों बहनें सबसे पहले दौड़ी। वे बस अपने पिता के शव को ले जाना चाहती थीं, लेकिन अस्कांत चाचा की नजर बरबर हो गई और वह चिल्लाया, 3 चुड़ैलें। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ ऊर्जा की 3 धाराएं सीधे तीनों रात्रि दानव बहनों को बांध गईं, उनके गले को पकड़कर उन्हें हवा में ऊपर उठा दिया। बूहू, खांसी खांसी। अचानक उनका चेहरा पीला पड़ गया और उनके अंग ऐंठे। वह अस्कांत चाचा के पास भी नहीं पहुंच पाए थे कि उन्हें दबा दिया गया। अस्कांत चाचा की शक्ति साधारण नहीं थी। अभी रुको। अस्कांत चाचा, क्या तुम सचमुच विद्रोह करना चाहते हो? रुको, कुछ बुजुर्गों ने चिल्लाया। तान दापाओं ने अप्रसन्नता भरे चेहरे के साथ कहा, यदि आप केवल कहना जानते हैं तो कुछ भी न करने का क्या फायदा। जब वे बात कर रहे थे, तान दापाओं ने ट्रिगर खींचा और 2 मोटी आत्मा विखंडन शाप ऊर्जा तोपें बाहर निकलीं। उसी समय सुसु ने आर्यन की ओर देखा, अपने अंतरिक्ष वलय से एक छोटा मोती निकाला और जोर से कहा, इच्छाभंग मोती, फट जाओ। फुस। एक छोटा मोती अस्कांत चाचा के ऊपर हवा में फट गया। उसी क्षण भी जो दबाव उसने छोड़ा था वह तुरंत टूट गया, जैसे कोई बाधा टूट गई हो। आर्यन के चेतना का सागर थोड़ा सुधरा और उसकी गति बढ़ गई जैसे ही वह अस्कांत चाचा की ओर दौड़ा। अस्कांत चाचा ने सुसु को ठंडी नजर से देखा, फिर आर्यन की ओर घूरते हुए देखा जो दौड़ रहा था, और ठंडी आवाज में कहा, यह सब तुम्हारी वजह से है, तुम कुत्ते इंसान, मर जाओ। भनभनाहट। उसकी हथेली पर नेथर भूत शक्ति फट गई। गरज। छी छी। तरह तरह की भूतिया चीखें सुनाई दीं, और नेथर भूत शक्ति एक विशाल लहर की तरह थी जो आकाश को पलट सकती थी जैसे ही वह आर्यन की ओर बढ़ी। यह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी और शक्ति के भीतर अनगिनत भूत गरज रहे थे। इस तरह की शक्ति। आर्यन ने अपने अमर परिवर्तन को देखा। समय पहले ही बीत चुका था। जीवन के झरने की मदद से उसका वर्तमान स्वास्थ्य बिंदु 10% से भी कम हो गया था। इतनी बड़ी हथेली का सामना करते हुए वह इसे सहन नहीं कर सकता था। उसे तुरंत मार दिया जाएगा। लेकिन इस क्षण आर्यन ने कुछ और नहीं सोचा, उसे बस इसका सामना करना था। यह एक अवसर था जिसे वृद्ध रात्रिदेव ने अपने जीवन के बदले में प्राप्त किया था। वह इसे चूक नहीं सकता था। आर्यन ने दांत पीसे, हे भगवान, शक्ति शक्ति, मुझे शक्ति दो। उसने इतनी परवाह नहीं की। आर्यन ने दांत पीसे और अपने शरीर में जितनी भी शक्ति का उपयोग कर सकता था उसे छोड़ दिया। उसकी दोनों हथेलियां भारी पड़ गईं जैसे ही उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई। उसके लंबे बाल चारों दिशाओं में उड़ गए। उसके कपड़े फट गए। पूरा रात्रिदेव महल और यहाँ तक कि पूरी रात्रिदेव घाटी भी हिल रही थी। धूल और पत्थर हर जगह उड़ रहे थे। इससे लोग अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। दोनों शक्तियां आपस में टकराईं। अजीब बात यह थी कि कोई हिंसक टक्कर या विस्फोट नहीं हुआ था। केवल एक धीमी आवाज थी और फिर एक धमकी आवाज। नेथरलोक रूपी भूत शक्ति तुरंत फट गई। ज्यादा दूर नहीं। वृद्ध अस्कांत का भाव जड़ हो गया। एक शक्ति, एक अतुलनीय शक्तिशाली सम्राट की आभा के साथ यह उसके शरीर पर भारी पड़ी। उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और उसे सीधे उड़ा दिया गया। धमाका। उसका पूरा शरीर सीधे चट्टान में धंस गया और उसके आंतरिक अंग टूट गए।
उसके मुंह के कोने से लगातार खून टपक रहा था। उसकी आंखें आर्यन पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखें भ्रम और अविश्वास से भरी थीं। लेकिन अब घूरने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसके सिर पर खून तुरंत खाली हो गया था। धीरे धीरे धमाका। उसका शरीर चट्टान से नीचे फिसल गया और जमीन पर गिर गया। मृत्यु। दर्शक खामोश थे। आर्यन भी थोड़ा स्तब्ध था। अपनी हथेली को देखकर वह निश्चित था कि काले और सफेद ने अभी कोई शक्ति नहीं छोड़ी थी। यह पूरी तरह से उसके शरीर की शक्ति थी। सम्राट, क्या यह सम्राट की शक्ति है? केवल सम्राट की शक्ति ही पूजनीय क्षेत्र को तुरंत मार सकती थी। यही एकमात्र व्याख्या थी। वृद्ध रात्रिदेव की विरासत वाली सम्राट की शक्ति उस क्षण फट गई थी। हाँ हाँ हाँ। आर्यन आनंदित था और उसने चुपके से कहा, यह वास्तव में एक तात्कालिक सहार है। इतना आसान? हाँ हाँ हाँ। सम्राट की शक्ति वास्तव में अद्भुत है। उस क्षण आर्यन ने सोचा था कि वह मर जाएगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, उसे वह हथेली चलानी थी। वह वृद्ध रात्रिदेव को व्यर्थ मरने नहीं दे सकता था। वह तिहरी बहनों को निराशा में नहीं छोड़ सकता था। उसे आगे बढ़ना था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह एक तात्कालिक सहार होगा। यह बस बहुत ही शानदार था। इस समय आर्यन ने दूर पड़े वृद्ध अस्कांत के शव को देखा। उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा हुआ था और वह चुपके से उत्साहित था। हे बॉस, यह फटने वाला है। सर्वशक्तिमान सिस्टम, चलो एक अभूतपूर्व विस्फोट करते हैं। सिस्टम की बीप बज उठी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2832 2833। तीन हमशक्ल बहनें। लियान परिवार की सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था, लेकिन रात घाटी, नाइट वैली को इसकी भनक तक नहीं लगी। इतना ही नहीं, रात घाटी के सभी लोग दिन में भूमिगत महल में थे और नए रात घाटी राजा के आने के साथ रात घाटी के कई लोग जश्न मना रहे थे और घाटी के बाहर को लेकर बहुत निश्चिंत थे। मैं अभी भी इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। यह बहुत ही काल्पनिक लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आर्यन लॉन्ग एफीआई बहुत परेशान था। उसके शरीर में सम्राट की शक्ति थी, लेकिन उसे बस यह नहीं पता था कि उसे कैसे नियंत्रित किया जाए। उसने कुछ बार कोशिश की, लेकिन वह सम्राट की शक्ति को मुक्त नहीं कर पाया। जब उसने वृद्ध हुआंग ओल्ड हुआंग को मारा था, तब वह भाग्यशाली था और अचानक हुए विस्फोट ने वृद्ध हुआंग को मार डाला था। हालांकि उस स्थिति में यह बहुत खतरनाक था। वह हर बार जीवन और मृत्यु की स्थिति में इसे मुक्त नहीं कर सकता था। आर्यन को इस शक्ति को नियंत्रित करना सीखना था। मुक्त करो। पिछला अध्याय। अगला अध्याय धमाका। एक दबी हुई आवाज गूंजी, लेकिन वह मुक्त नहीं हुई। आर्यन ने अपनी आभा को थोड़ा पीछे खींचा और एक बार फिर अपने शरीर को हिलाया और अपने शरीर में शक्ति को समायोजित करके एक बार फिर विस्फोट करने के लिए तैयार हुआ। गूंज। उत्पत्ति क्षेत्र ओरिजिन रियल्म की शक्ति से हल्का विस्फोट हुआ। सम्राट की शक्ति का विस्फोट नहीं हुआ। यह एक दर्दनाक अनुभव था। मैं इतनी शक्तिशाली शक्ति को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? आर्यन ने भौहें चढ़ाई। उसने जांच करने के लिए सिस्टम खोला। सिस्टम से जवाब खोजना चाहता था, लेकिन सिस्टम सर्वशक्तिमान नहीं था। वह इस समस्या को हल नहीं कर सकता था। मालिक। कमरे के बाहर से एक हल्की आवाज आई।
आर्यन ने अपने शरीर पर की आभा को वापस खींचा और कहा, अंदर आ जाओ। 3 रात्रि दानव नाइट डीमन बहनें कमरे में आईं और सम्मानपूर्वक झुक गईं। बड़ी बहन ने कहा, हमारे पिता का बदला लेने के लिए धन्यवाद मालिक। धन्यवाद मालिक। अन्य दो ने भी एक ही समय में कहा। आर्यन ने कहा, यह मेरा कर्तव्य है। उनके सिर के ऊपर तैरते विस्मयबोधक चिन्ह को देखकर आर्यन चौंक गया। ओ हाँ, मेरे पास अभी भी एक मिशन है, लेकिन अब जब वीराना डिसोलेट मर गया है तो इसे पूरा नहीं होना चाहिए था। यह थोड़ा अजीब था। मिशन की सेटिंग के अनुसार यदि वीराना मर जाता तो मिशन पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन सिस्टम ने यह संकेत नहीं दिया कि मिशन पूरा हो गया था। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं रात घाटी का राजा बन गया? आर्यन का दिल बैठ गया। उसने उन तीनों को देखा और कहा, मैं एक इंसान हूं। मैं भविष्य में मानव दुनिया में लौट आऊंगा। रात घाटी के राजा के रूप में मुझे उम्मीद है कि तुम सभी। आर्यन यह देखना चाहता था कि ऐसा कहने से खोज पूरी हो जाएगी या नहीं। हालांकि उसके समाप्त होने का इंतजार किए बिना बड़ी बहन ने तुरंत कहा, आप पिता द्वारा चुने गए व्यक्ति हैं। चाहे आप कहीं भी हों, चाहे आप किसी भी जाति के हों, आप हमेशा हमारे स्वामी रात्रि राजा लॉर्ड नाइट किंग रहेंगे। आपके पास रात्रि राजा की विरासत है। आप हमारे रात्रि राजा हैं। खोज पूरी नहीं हुई थी। आर्यन ने कहा, ये वांग। रात्रि राजा का आगमन थोड़ा बहुत अजीब था। अगर उसने वृद्ध हुआंग को एक ही चाल में नहीं मारा होता तो रात्रि राजा की विरासत होने पर भी यह बेकार होता। इस दुनिया में शक्ति सबसे महत्वपूर्ण थी। वे वृद्ध हुआंग को मार सकते थे और अस्थायी रूप से रात घाटी के लोगों को दबा सकते थे, लेकिन भविष्य में क्या होगा? आर्यन ने उन तीनों को देखा और कहा, रात्रि राजकुमार नाइट प्रिंस के क्या अधिकार हैं? बड़ी बहन ने कहा, रात्रि राजा रात घाटी का राजा है। उसके शब्द आदेश हैं और वह रात घाटी के सभी लोगों को कुछ भी करने का आदेश दे सकता है। क्या ऐसा है? आर्यन हल्का मुस्कुराया और कहा, तो तुम तीनों अपनी नकाब उतार सकती हो। क्या? क्या? तीनों बहनें दंग रह गईं। बड़ी बहन ने आर्यन की ओर देखा, हिचकिचाई और कहा, हाँ। बड़ी बहन। बड़ी बहन। दोनों बहनें बड़ी बहन की ओर देखने लगीं। आर्यन वास्तव में जानना चाहता था कि वे कैसी दिखती थीं। यह सिर्फ एक साधारण जिज्ञासा थी और कुछ नहीं। बड़ी बहन ने कहा, रात्रि राजा के शब्द आदेश हैं। हमें आज्ञा माननी होगी। फिर उसने धीरे से अपने चेहरे से काला नकाब हटाया और अपना असली चेहरा दिखाया। उसकी नीली आंखें बर्फ के क्रिस्टल की तरह थीं, जो एक अतुलनीय रूप से मोहक प्रकाश से चमक रही थीं। उसके गाल गोरे और एक भी दाग के बिना थे। वह एक अविस्मरणीय चेहरा था। उसमें एक ताज़ा और परिष्कृत सुंदरता थी। उसकी सुंदरता लैन में सुसु सुसु और रक्त चंद्रमा रानी ब्लड मून क्वीन से अलग थी। वह थोड़ी साधारण दिखती थी, सांसें रोक देने वाली हद तक खूबसूरत नहीं थी। लेकिन बड़ी बहन के नकाब उतारने के बाद अन्य दो ने भी अपने नकाब उतार दिए। वे तीनों बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं। यदि उनमें से एक सुंदर दिखती तो वह सांसें रोक देने वाली खूबसूरत नहीं होती। हालांकि जब वे तीनों एक साथ खड़ी हुईं तो वह सांसें रोक देने वाली सुंदरता से भी अधिक अविस्मरणीय थी। त्रिक। एक जैसे त्रिक। उसकी उपस्थिति, केशविन्यास, कपड़े और 3 माप बिल्कुल समान थे। कोई अंतर नहीं था। कम से कम आर्यन यह नहीं बता सकता था कि कौन कौन था। अन्य दो छाया की तरह थीं। आर्यन दंग रह गया।
उसने होश में आने से पहले उन्हें कुछ बार देखा, बिल्कुल एक जैसी। वह पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया था। ध्यान से देखो। सबसे छोटी ने अपने होंठ सिकोड़े। छोटी बहन, अशिष्ट मत बनो, बड़ी बहन ने डांटा। छोटी बहन ने कहा, बड़ी बहन, क्या वह नहीं जानता कि हमारे नकाब उतारने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम उसके समाप्त होने का इंतजार किए बिना बड़ी बहन ने उसे घूर कर डांटा और बाकी शब्दों के लिए उसे डांटा। हम श्रीमान सर के आराम में बाधा नहीं डालेंगे। तीनों बहनें कमरे से बाहर निकल गईं। कमरे से बाहर निकलने के बाद तीनों ने तुरंत अपने नकाब पहन लिए। बड़ी बहन रुकी और बोली, अगर हम भी स्वामी रात्रि राजा का सम्मान नहीं करते तो रात घाटी में कौन करेगा? वह हमारा हितैषी है। मिशन का कारण हम कुछ भी मना नहीं कर सकते, बड़ी बहन ने भारी स्वर में कहा। छोटी बहन बुदबुदाई, दीदी, लेकिन अगर हम किसी आदमी के लिए अपने नकाब उतारते हैं तो हमें उससे शादी करनी होगी। यह वह शपथ थी जो हमने अपने नकाब उतारते समय ली थी। साथ ही अगर हम एक ही समय में एक ही आदमी के लिए अपने नकाब उतारते हैं तो क्या हम उसी आदमी से शादी करने जा रहे हैं? दूसरी ने कहा, स्वामी रात्रि राजा एक अच्छे व्यक्ति हैं। एक ही समय में उनसे शादी करना बुरा नहीं है। कम से कम हम अलग नहीं होंगे। यदि वृद्ध हुआंग रात्रि राजा बनता तो हमारा भाग्य अकल्पनीय होता। तीनों लड़कियां दंग रह गईं। उस समय क्योंकि वे इतनी मिलती जुलती थीं कि उनके पिता भी उन्हें पहचान नहीं पाते थे, वे नकाब पहनती थीं। जिस क्षण उन्होंने अपने नकाब पहने, उन्होंने यह भी शपथ ली कि वे केवल उस आदमी के लिए अपने नकाब उतारेंगी जिससे वे प्यार करती हैं, ताकि गलती होने से बचा जा सके। लेकिन अब उन तीनों ने एक ही समय में अपने नकाब उतारे। शपथ के अनुसार उन्हें आर्यन से शादी करनी चाहिए। बेशक आर्यन को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने अभी भी मिशन पूरा नहीं किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी भी कुछ अन्य चीजें पूरी नहीं हुई हैं? तीनों बहनों के जाने के बाद आर्यन सिस्टम के एस रैंक मिशन को खाली खाली देख रहा था। केवल एक दिन बचा था और आधा दिन पहले ही बीत चुका था। अगर वह इसे पूरा नहीं कर पाया, उसे सिस्टम द्वारा मिटा दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, उसके पास अभी भी आधा जीवन बचा था। हे भगवान! यह सोचकर आर्यन का दिल कांप उठा। और क्या है? और क्या नहीं किया गया है? बड़े भाई सिस्टम, तुम्हारी वह मिशन सजा मजाक ही तो होगी, है ना? यह मजाक ही होगा। आर्यन थोड़ा चिंतित था। इस समय सुसु कमरे में आई, अत्यधिक उत्साहित होकर, और बोली, बड़े भाई आर्यन, बिग ब्रदर लॉन्ग एफीआई मुझे मिल गया। आर्यन पजल्ड था और पूछा, क्या मिला? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2934। क्या वह काफी हंस चुकी थी? सुसु हमेशा खुद को साबित करना चाहती थी। हर किसी के सामने खुद को साबित करना चाहती थी। यह साबित करना चाहती थी कि वह केवल एक दिखावटी फूल नहीं थी, कि वह उपयोगी थी, कि उसे केवल इसलिए सम्मान नहीं मिलता था क्योंकि उसके पिता, जो एक शक्तिशाली नगर प्रमुख थे, उसके पीछे खड़े थे। पिछली बार जब वह विद्रोही भूतों की तलाश में शहर से बाहर गई थी, तब भी वह खुद को साबित करना चाहती थी। बस वापस आने के बाद उस पर कई लोगों ने हंसा। उसके सहपाठियों ने उस पर हंसा, पूर्व सम्राट अकादमी के कई लोगों ने उस पर हंसा, और यहाँ तक कि उन कुलीन शिष्यों ने भी उस पर हंसा। इस बार जब उसने हान वूया
को बैंगनी सोने के कवच के टुकड़ों को निगलते हुए और तुरंत सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करते हुए देखा तो वह जान गई कि खुद को साबित करने का उसका मौका आ गया है। वह अपने पिता को दिखाना चाहती थी कि वह उपयोगी थी। जल्दी करो, जल्दी करो। इस बार हमारी आयरनहेड स्क्वाड निश्चित रूप से शहर में लोकप्रिय होगी। मैं देखना चाहती हूं कि कौन मुझ पर हंसने की हिम्मत करता है। हम्फ। जब मैं सबसे बड़ा बैंगनी सोने का कवच अपने पिता के सामने रखूंगी तो मैं देखना चाहती हूं कि कौन मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। सुसु सुसु बुदबुदाई। उसका चेहरा कल्पनाओं से भरा हुआ था। उसे लगा जैसे वह अपने जीवन के शिखर पर पहुंचने वाली थी। आर्यन ने उसे देखा और मुस्कुराया। इसे अपने पिता को क्यों देना? क्या तुमने नहीं कहा था कि इसे मिलाने के बाद तुम जल्दी से आगे बढ़ सकती हो? तुम इसे खुद मिला सकती हो। अगर तुम मजबूत हो जाती हो तो तुम्हें कौन हंसाने की हिम्मत करेगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मजबूत होती हूं या नहीं। मैं चाहती हूं कि मेरे पिता मजबूत बने, सुसु ने गंभीरता से कहा। बड़े भाई आर्यन, जल्दी करो। तान डापाओ नीचे पहरा दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि नाइट वैली उस बैंगनी सुनहरी रोशनी की बहुत सख्ती से रखवाली कर रही है, सुसु ने सावधानी से कहा। सख्ती क्यों नहीं होती? इतने सारे नाइट वैली के सदस्यों को मारने के बाद जब उन्होंने बैंगनी सुनहरी रोशनी के उस गोले को दुश्मन के रूप में देखा तो वे सख्ती क्यों नहीं करते? पश्चिमी क्षेत्र में दर्जनों बैंगनी सोने के कवच के टुकड़े गिरे थे। पूर्व सम्राट नगर के लोगों को छोड़कर जो जानते थे कि वे तियान वंश के दिव्य रक्षक थे, पश्चिमी क्षेत्र के राक्षसों को नहीं पता था। किसी ने उन्हें मिलाने की कोशिश भी नहीं की थी। यह ठीक सामने है। अगर इससे निकलने वाली रोशनी नहीं होती तो मैं इसे ढूंढ नहीं पाती, सुसु ने उत्तेजित होकर कहा। आर्यन को अंदर चलते देख तान डापाओ भी तेजी से आया और बोला, भाई आर्यन, तुम आखिरकार आ गए। यह अद्भुत है। यह शक्ति, यह तो बस विस्फोटक है। तान डापाओ भी उत्साहित था। आर्यन ने एक पल के लिए इसे महसूस किया। उसका मन और ज्ञान का सागर हिंसक रूप से हिल गए। बैंगनी रोशनी से निकलने वाली शक्ति असामान्य रूप से अशांत थी, एक उफनते समुद्र की तरह। यह किस तरह की शक्ति है? तियान वंश की शक्ति। लेकिन आर्यन ने ट्रू मार्शियल कॉन्टिनेंट में तियान वंश के दूतों के बारे में सोचा। उनकी आभा ऐसी नहीं थी, न ही वे इतने शक्तिशाली थे। तियान वंश के दूतों के पास तो वायलेट गोल्ड डिवाइन गार्ड्स के जूते ले जाने की भी योग्यता नहीं थी। फू, चलो पहले चलकर देखते हैं, आर्यन ने धीरे से कहा। वहां मत जाओ। जैसे ही आर्यन पास जाने वाला था, 3 नाइट डेमन बहनें और नाइट वैली वंश के कई बुजुर्ग सब जल्दी से आ गए। तीनों बहनें भी बहुत चिंतित थीं। लॉर्ड नाइट किंग, हम पास नहीं जा सकते। वह एक आपदा है, वह विनाश है, हम पास नहीं जा सकते। सुसु को विश्वास नहीं हुआ, हम पास क्यों नहीं जा सकते? बड़ी बहन ने कहा, यह बाहरी अंतरिक्ष से आई वस्तु है, यह यहाँ गिरी और नाइट वैली वंश पर आपदा लाई। जो भी इसके पास जाता है उसका अंत अच्छा नहीं होता। मेरे पिता, जो एक सम्राट थे, जानना चाहते थे कि अंदर क्या था और तुरंत नष्ट हो गए। यह वह बैंगनी सोने का कवच नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। आर्यन चौंक गया, तो यह क्या है? बड़ी बहन ने कहा, यह एक व्यक्ति है। आर्यन, तान डापाओ और सुसु सभी चौंक गए। यह स्पष्ट रूप से बैंगनी सोने का कवच था। यह एक व्यक्ति कैसे हो सकता था? अगर लॉर्ड नाइट किंग जांच करना चाहते हैं तो उन्हें जाने दें। नाइट वैली अंडरग्राउंड पैलेस में ऐसी चीज छोड़ना एक छिपा हुआ खतरा है।
बेहतर होगा कि नए नाइट किंग इसे हटा दें, नाइट वैली वंश के एक बुजुर्ग ने अजीब तरह से कहा। तुरंत कुछ बुजुर्गों ने हाँ में हाँ मिलाई। यह सही है। लॉर्ड नाइट किंग, पुराने नाइट किंग को इससे चोट लगी थी। आपको भी बदला लेना चाहिए। यह सही है। यह चीज मुझे हटाने से ज्यादा अशांत है। लॉर्ड नाइट किंग, आप नाइट वैली वंश के नाइट किंग हैं। आपको इसे हटा देना चाहिए। तीनों बहनों ने तुरंत कहा, नहीं। अंदर की शक्ति बहुत खतरनाक है। लॉर्ड नाइट किंग, आप नहीं जा सकते। मेरे पिता ने एक बार कहा था कि किसी को भी पास जाने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल नहीं। केवल वे तीनों ही आर्यन की सुरक्षा के बारे में वास्तव में चिंतित थीं। नाइट वैली वंश के अन्य सभी सदस्य आर्यन को मूर्ख बनते देखना चाहते थे। तुम तीनों क्यों चिंतित हो? वह नया नाइट किंग है। उसे पुराने नाइट किंग की शाही विरासत मिली है। उसे नाइट वैली वंश की समस्याओं को हल करने में मदद करनी चाहिए। अन्यथा वह नाइट किंग बनने के लायक नहीं है। यह सही है। अगर मैं नाइट किंग होता तो मैं बिना किसी झिझक के ऊपर जाता। लॉर्ड नाइट किंग, यह आपका अपनी शक्ति दिखाने का मौका है। अगर आप चाहते हैं कि अधिक लोग आप पर विश्वास करें, तो आपको अपनी कुछ शक्ति दिखानी होगी। यह सही है। जाओ, जल्दी करो। किसका इंतजार कर रहे हो? कई बुजुर्गों ने उसे तिरस्कार से देखा। अगर आर्यन ने बुजुर्ग हुआंग को एक ही वार में नहीं मारा होता, तो एक इंसान नाइट वैली किंग कैसे बन सकता था? ओह, धिक्कार है। मैं जाऊंगा। तान दापाओ इन लोगों को देखकर नाखुश हुआ। वह बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ा और बोला, मैं देखना चाहता हूं कि अंदर क्या है। आर्यन के उसे रोकने का इंतजार किए बिना तान दापाओ आगे बढ़ा। बैंगनी सुनहरी रोशनी एक गुफा में थी और बैंगनी रोशनी लगातार चमक रही थी। तान दापाओ गुफा के प्रवेश द्वार पर चला गया। आर्यन ने धीरे से कहा, सावधान रहना। तान दापाओ मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो। फिर वह कूद गया। तुम मौत को बुला रहे हो। तुम खुद को ज्यादा आंक रहे हो। हाँ हाँ हाँ। इंसान सब दिमागहीन होते हैं। पाताल लोक में एक और प्रतिशोधी आत्मा आने वाली है। हाँ हाँ हाँ। नाइट वैली वंश के कई सदस्य हंसने लगे। यह भी इसी क्षण हुआ। तान दापाओ के गुफा में कूदने के 3 सेकंड भी नहीं बीते थे। तान दापाओ का शरीर गुफा से तेजी से बाहर निकला। आर्यन ने भौहें चढ़ाई। भूत सैनिक। बुस। हवा के हिलने से भूत सैनिक ने तान दापाओ के शरीर को पकड़ लिया, लेकिन फिर भी तान दापाओ भारी रूप से चट्टान की दीवार से टकराया। उफ! उसने खून का एक घूंट थूका। आर्यन तेजी से आगे बढ़ा और उसे तुरंत कुछ उपचार की गोलियां खिलाईं। तान दापाओ ने दर्दनाक अभिव्यक्ति दिखाई और आर्यन की ओर देखकर गंभीरता से कहा, यह एक व्यक्ति है। वे सही कह रहे थे। बैंगनी सुनहरी रोशनी में लिपटा व्यक्ति एक इंसान है। बैंगनी सुनहरे कवच पहने एक इंसान। बोलो मत। आर्यन ने अपनी हथेली तान दापाओ के सीने पर रखी, जिससे उपचार की गोलियों के पिघलने की गति बढ़ गई। तान दापाओ की जान बच गई। ओह! वह मरा नहीं। उसकी जान वाकई कठिन है। हाँ हाँ हाँ। नाइट वैली के कुछ बुजुर्गों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यह भी इसी समय हुआ जब आर्यन ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें तेजी से चमकीं और उसकी आंखों से एक ठंडी चमक निकली। बुजुर्गों की आंखें काली पड़ गईं। उन्हें नहीं पता था क्यों, लेकिन उन्हें अपने दिलों में थोड़ी सी ठंडक महसूस हुई।
ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन की आंखें एक शक्तिशाली दबाव से भरी थीं। आर्यन ने तान दापाओ को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और ठंडे लहजे में कहा, क्या यह मजेदार है? क्या यह दिलचस्प है? वे सभी चुप हो गए। आर्यन ने गुफा से निकलने वाली बैंगनी सुनहरी रोशनी को देखा और गंभीरता से कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम इंसान हो या भूत, तुम मेरे भाई को चोट नहीं पहुंचा सकते। उसी क्षण आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2835। नीले ड्रैगन की पुकार, आर्यन का संकल्प। नीला ड्रैगन पुनर्जीवित होना चाहता था और यह सुनकर आर्यन बेहद अप्रसन्न था। यदि वह निशा गुफा के महाराजा न होते तो वह उस पर अभी कई कड़े थप्पड़ जड़ देता। आखिर वह इसे कैसे सह सकता था? पर उसने सह लिया। एक छलांग में वह सीधे उस गहरे गड्ढे में कूद गया। आर्यन के कूदते ही कुछ अन्य वृद्धजन उसका उपहास करने लगे। सच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीना नहीं चाहते। मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं, सच में समझ नहीं आता इनके दिमाग में क्या भरा होता है। शायद गोबर और पेशाब। उह, हाँ हाँ हाँ। कई वृद्धजन ठहाके मारकर हंस पड़े। बड़ी बहन ने ताना मारा, हंसना हो गया हो तो बंद करो। वह हमारे निशा राजा हैं, तुम क्या समझते हो उन्हें? वह निशा राजा हैं, वह तुम में से किसी को भी नीचे जाने का आदेश दे सकते थे, पर क्या उन्होंने ऐसा किया? तुम अभी भी उनका मजाक उड़ा रहे हो, तुम खुद को समझते क्या हो? क्या हम निशा घाटी के लोग ऐसे ही होते हैं? जैसे ही उसने यह कहा, वृद्धजनों के चेहरे थोड़े उतर गए। एक वृद्ध ने कहा, यह इसलिए क्योंकि वह हमारे निशा राजा हैं। उन्हें निशा घाटी गोत्र के लिए खुद को बलिदान करना चाहिए, वरना वह निशा राजा बनने के लायक नहीं हैं। और तुम अब निशा राजा की बेटी नहीं हो। तुम हम वृद्धजनों पर चिल्ला रही हो। तुम खुद को क्या समझती हो? क्या तुम्हें सम्मान का अर्थ पता है? उसने डांटा। छोटी बहन ने पलटवार किया, हम निशा राजा की स्त्रियां हैं, हम निशा महारानी हैं, क्या इतना काफी है? तुम बस निशा गोत्र के एक वृद्ध हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निशा महारानी से ऐसे बात करने की? क्या तुम मरना चाहते हो? उसका मिजाज खराब था। वह किसी को अपनी बहन को तंग करते नहीं देख सकती थी। निशा महारानी, यह यह खबर मिली क्यों नहीं? छोटी बहन ने सख्ती से कहा, क्या मुझे तुम्हें यह भी बताना होगा कि मैं निशा राजा के साथ सोई थी? क्या मुझे तुम्हें यह भी बताना होगा कि हमने निशा राजा का घूंघट हटाया था? कृपया भविष्य में अधिक सम्मान से पेश आएं। वह हंगामा करने से नहीं डरती थी। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को घूरा। सूसू ने उन तीनों को देखकर अवाक रह गई और बुदबुदाई, इतनी जल्दी? मैं इतने समय से उनके साथ नहीं सोई। तुम लोग तो बस एक दिन से ही एक दूसरे को जानते हो। नहीं, जब यह सब खत्म होगा, मैं सबसे छोटी रह जाऊंगी। मुझे भी तेजी लानी होगी। मैं वापस आकर उनके बिस्तर में जाना चाहती हूँ। हम सूसू ने अपनी कमर पर हाथ रखे और उसकी छाती कांप उठी। वह बहुत अप्रसन्न थी। निशा महारानी का दर्जा निशा घाटी गोत्र के वृद्धजनों पर पूरी तरह भारी पड़ गया था। इसके अतिरिक्त 3 निशा दानव बहनों के पिता पुराने निशा राजा थे, इसलिए उनका कमोबेश कुछ प्रभाव था। जिन वृद्धजनों ने आर्यन का उपहास किया था, वे अब और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इस क्षण निशा घाटी गोत्र का एक रक्षक दौड़ता हुआ आया और बोला, बुरी खबर वृद्धजन, बुरी खबर। इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या हुआ? क्या मनुष्यों ने हमला कर दिया है?
रक्षक हांफते हुए बोला, हाँ, आप सही कह रहे हैं। मनुष्यों ने सच में भीतर तक लड़ाई छेड़ दी है। वे पहले ही भूमिगत महल में घुस चुके हैं। हम और अधिक देर तक टिक नहीं सकते। क्या? सभी चौंक गए। निशा घाटी जनजाति शायद ही कभी सुरक्षा व्यवस्था करती थी। यह इसलिए था क्योंकि मनुष्य निशा घाटी के हृदयस्थल में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे, और निशा घाटी के भूमिगत महल में तो बिल्कुल भी नहीं। कितने लोग आए हैं? एक वृद्ध ने तुरंत पूछा। रक्षक ने कहा, मुझे नहीं पता कितने हैं, पर हर जगह मनुष्य ही मनुष्य हैं। वे लियान परिवार से हैं, कम से कम 8,000। वृद्धजन, कृपया जल्दी करें और युद्ध करें। हम और अधिक देर तक टिक नहीं सकते। हमारे सैकड़ों गोत्रवासी पहले ही मारे जा चुके हैं। कितनी धृष्टता! एकमात्र लियान परिवार मेरे निशा घाटी के क्षेत्र में इतनी धृष्टता करने की हिम्मत करता है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। कुछ वृद्धजन तुरंत क्रोधित हो उठे। जिस वृद्ध को अभी छोटी बहन ने डांटा था, उसने ठंडे स्वर में कहा, 3 निशा महारानियां मनुष्य पहले ही भूमिगत महल में घुस चुके हैं। क्या यह कोई है जिसे निशा राजा ने भीतर लाया है? क्या उसने पुराने निशा राजा की मृत्यु की खबर लीक कर दी है? सूसू उछल पड़ी और बूढ़े आदमी की नाक की ओर उंगली उठाई। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारी लियान परिवार से दुश्मनी है, हम उन्हें यहाँ क्यों लाएंगे? अचानक सूसू ने बैंगनी स्वर्ण प्रकाश को देखा और उसका हृदय कांप गया। उसने कहा, वे निश्चित रूप से बैंगनी स्वर्ण कवच के लिए आए हैं। हम बूढ़े आदमी ने ठंडी सांस ली और कहा, अच्छा होगा कि ऐसा न हो। यदि ऐसा हुआ तो तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा। बड़ी बहन ने भौहें चढ़ाई और कहा, निशा घाटी के गोत्रजन सुनो। निशा घाटी के गोत्रजनों को सूचित करो और उन्हें सहायता के लिए जल्द आने को कहो। भूमिगत महल के गोत्रजन, मेरे साथ दुश्मन का सामना करने चलो। कुछ वृद्धजनों ने एक दूसरे को देखा और पीछे हो लिए। सूसू ने तान दापाओ को देखा और कहा, तुम यहीं रुको और आर्यन का इंतजार करो, मैं भी देखने जाती हूँ। हम लियान परिवार को यहाँ आने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकते। हाँ हाँ हाँ, यह निशा घाटी का भूमिगत महल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सबसे खूंखार निशा घाटी के गोत्रजन इस तरह के कचरा होंगे। इस साल की सर्दियों में मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे मर जाएं, लियान परिवार के वृद्ध ने चिल्लाया। 10,000 शिष्य एक ज्वार की तरह भूमिगत महल में घुस गए। 2 पूज्य क्षेत्र के वृद्धों के नेतृत्व में ऐसा लग रहा था कि वहां कोई था ही नहीं। लियान वूचाओ ने गुफा की गहराई में चमकते बैंगनी प्रकाश को देखा और कहा, दादा, बैंगनी स्वर्ण प्रकाश का सबसे बड़ा गोला सच में यही है। हे, उन्हें मार डालो। एक को भी जीवित मत छोड़ो। लियान वूचाओ ने अपनी खगोलीय घटना शक्ति का उपयोग करके मारा। लियान काइजियांग ने दूर के बैंगनी प्रकाश को देखा और सम्राट क्षेत्र को उसे लहराते हुए देखकर बहुत उत्साहित था। जब मैं सम्राट क्षेत्र में कदम रखूंगा तो लियान परिवार तुरंत कुलीन स्तर तक बढ़ जाएगा। फिर मैं उस शापित तियान को ढूंढूंगा और उनसे संबंध बनाऊंगा। मैं पूर्वी शाही राज्य का शासक बनूंगा। उन सभी को मार डालो, एक को भी मत छोड़ो। पूरी ताकत से उन्हें कुचल दो। पागलों की तरह आगे बढ़ रहे थे। अन्य निशा घाटी के गोत्रजन थोड़े समय में नहीं पहुंच सकते थे। भूमिगत महल में निशा घाटी के गोत्रजनों के पास उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त रक्षक नहीं थे। एक और जगह। जल्दी जल्दी। मुझे लगा नहीं था कि आर्यन सही होगा। हमें उस डाकू ने धोखा दिया है। धिक्कार है। लिंग फेंग और अन्य 3 निशा घाटी की ओर दौड़े। जब भूत सैनिक ने उन्हें बताया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ।
पर अब उन्हें विश्वास हो गया था, क्योंकि पूर्वी शाही राज्य से कई लोग निशा घाटी की ओर दौड़ रहे थे। स्वामी भूत राजा, निशा घाटी हमारी तरफ नहीं है। क्या हमें अभी भी जाना चाहिए? इसके अलावा वहां कई मानव विशेषज्ञ एकत्र हुए हैं। यह बहुत खतरनाक है। रक्तचंद्र महारानी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मेरा आदेश भेजो, भूत गुफा के सभी 3000 भूत सेनापतियों को निशा घाटी भेजो, कोई गलती नहीं। हाँ हाँ। रक्तचंद्र महारानी का शरीर थोड़ा हिला और रक्त छाया में बदल गया, अंधेरे में गायब हो गई। नगर प्रमुख, मुझे अभी खबर मिली है कि मिस भी निशा घाटी में हैं, मुझे डर है। सुवांटू की आंखें काली पड़ गईं। रक्षक ने कहा, वह फिर से आर्यन नाम का बच्चा है। सुवांटू ने भौहें चढ़ाई और तुरंत कहा, मेरा आदेश भेजो, निशा घाटी की ओर दौड़ो। हाँ। सुंघ 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 सुंघ। निशा घाटी की दिशा। अंधेरे जंगल में हान वूया के माथे पर बैंगनी क्रिस्टल थे और उसके शरीर से एक भयंकर जानवर की आभा निकल रही थी। गंध सूंघने के बाद वह भी निशा घाटी की ओर दौड़ा। गहरी गुफा में आर्यन की ओर। बैंगनी स्वर्ण प्रकाश से घिरा आर्यन का शरीर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह फटने वाला हो, पर वह बाहर नहीं निकला। इसके अलावा इस क्षण उसके अंतरिक्ष वलय से अचानक एक आवाज आई। बैंगनी स्वर्ण दिव्य रक्षकों का नेता। हे, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। एपिसोड 2836। वाह, यह तो वाकई एक रोमांचक दृश्य है। मैं इसे उपन्यास शैली में हिंदी में लिखता हूँ और सारे चीनी नामों को उनके हिंदी अनुवादों से बदल देता हूँ, जैसा आपने मुझसे याद रखने को कहा था। नीलनाग का शव भक्षण। स्वादिष्ट। एक गहरी और गूंजती हुई आवाज अनायास ही गूंज उठी। आर्यन का मन कांप उठा और उसने तुरंत पूछा, कौन? यह आवाज उसके शरीर के भीतर से आई थी और वह यह गारंटी दे सकता था कि यह काले और सफेद रंग की आवाज नहीं थी। क्या उसके शरीर में कोई और था? वह ताबूत? सबसे पहली बात जो आर्यन के मन में आई वह वही ताबूत था। आखिरकार उस ताबूत को एक नीलनाग के पवित्र पूर्वज ने खींचा था, और जब उसे अंतरिक्ष वलय में रखा गया तो अंतरिक्ष वलय तुरंत टूट गया था। ताबूत के अंदर आखिर क्या था? आर्यन नहीं जानता था। एकमात्र बात जिस पर वह निश्चित हो सकता था वह यह थी कि ताबूत के अंदर का व्यक्ति एक अविश्वसनीय और बेहद खतरनाक प्राणी होना चाहिए। क्या यह आवाज उसी ने निकाली थी? ही। छोटे बच्चे, मैं कौन हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जरूरी यह है कि मेरे सामने मौजूद इस बैंगनी स्वर्ण रक्षक सेनापति को कैसे बांटा जाए। इस बार आर्यन ने बहुत स्पष्ट रूप से आवाज सुनी। वह उसके अंतरिक्ष वलय से आ रही थी। उसके अंतरिक्ष वलय में केवल दो विशेष वस्तुएं थीं, दो टियन परिवार के अंतरिक्ष वलय। या तो आवाज ताबूत से आ रही थी या उस अंतरिक्ष वलय से जिसमें नीलनाग का शव था। आर्यन का विचार थोड़ा हिल गया। वह जानना चाहता था कि कौन बोल रहा था। हालांकि इससे पहले कि उसका विचार अंतरिक्ष वलय में प्रवेश कर पाता, अंतरिक्ष वलय के भीतर से एक जोरदार गर्जना हुई। गर्र, एक गर्जना, ड्रैगन की गर्जना। एक अतुलनीय रूप से विशाल हरी आकृति अचानक बाहर निकली। यह कोई वास्तविक शरीर नहीं था, बल्कि एक भ्रम था। भ्रम ने आर्यन को घेर लिया, एक भंवर का निर्माण किया। ड्रैगन का सिर नीचे झुका हुआ था और दो विशाल गहरे हरे ड्रैगन नेत्र आर्यन को घूर रहे थे। कैसा दृश्य था! यह अतुलनीय रूप से भयानक था। उसका मन कुचलने वाला था। अगर कोई साधारण व्यक्ति इसे देखता तो शायद डर के मारे मर ही जाता। उसके सामने का दृश्य बहुत भयानक था। नीलनाग उसे घेरे हुए था और ड्रैगन की आभा ने बैंगनी सोने की रोशनी द्वारा जारी की गई शक्तिशाली शक्ति को तुरंत कुचल दिया। नीलनाग की छाया आर्यन को बचाने वाले एक विशाल अवरोध की तरह थी। आर्यन ने सिर उठाया और मुट्ठी भींच ली। वह अपने दिल में स्तब्ध था, अतुलनीय रूप से स्तब्ध। जब नीलनाग सत्यमार्गी महाद्वीप में था, तब वह उस कब्र में पहले ही मर चुका था। ड्रैगन की आत्मा नहीं जानती थी, लेकिन कम से कम उसका शव तो मृत ही था। लेकिन अब वह जीवित था। मृत्यु से पुनरुत्थान। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। यह उस दृश्य के समान था जब नीलनाग उसे मारने वाला था। उसका दिल थोड़ा कांप उठा और उसने कहा, तुम मरे नहीं। नीलनाग की आंखें थोड़ी हिलीं और उसने उदासीनता से कहा, मैं क्यों मरूं? ड्रैगन सतह पर सबसे शक्तिशाली जीव हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वह इतनी आसानी से मर जाएगा? बच्चे अब इस बारे में बात नहीं करते। अब इस बैंगनी स्वर्ण रक्षक को ऐसे बांटना चाहिए, है ना? वह लार टपका रहा था। वह चाहता था कि वह उसे एक ही निगल में निगल जाए। बैंगनी स्वर्ण रक्षक के सेनापति। सब कुछ नजरअंदाज करते हुए उसके शरीर में प्राचीन विरासत शक्ति ही बेहद लुभावनी थी। वह केवल खाना चाहता था और आर्यन की आंखों में मौजूद संदेह की परवाह नहीं करता था। वह मुझे नहीं जानता। असंभव, मेरा रूप बिल्कुल नहीं बदला है। तो क्यों? उस समय यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से मर चुका था और उसका पुनरुत्थान असंभव था। अगर वह पुनर्जीवित होता तो वह सबसे पहले मुझे ही मारता, है ना? उसकी आंखें इतनी शांत क्यों हैं, बिना किसी हत्यारे इरादे के, इतनी अपरिचित? आर्यन बहुत संशय में था। अगर यह वही नीलनाग होता जब वह सत्यमार्गी महाद्वीप में था, तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह उसे पूरा निगल जाता। हालांकि अभी इस नीलनाग ने आर्यन को जो एहसास दिया, वह यह था कि वह उसे नहीं जानता था। क्यों? आर्यन नहीं जानता था। हालांकि आर्यन ने जानबूझकर अतीत में हुई घटना का जिक्र नहीं किया, बल्कि पूछा, तुम इसे कैसे बांटना चाहते हो? नीलनाग मुड़ा, बैंगनी स्वर्ण रक्षक के शव को घूरते हुए बोला, मुझे कोई परवाह नहीं। जब तक एक हिस्सा मिलता है, उसके शरीर में मौजूद शक्ति मेरे लिए कुछ महीनों तक पचाने के लिए काफी है। वह लालची नहीं था। वह बस एक पेटू की तरह था, जब तक उसे कुछ खाने को मिलता। आर्यन ने धीरे से कहा, तो मुझे बताओ, उसके पास किस तरह की शक्ति है? मैं जानना चाहता हूं कि मुझे क्या चाहिए। नीलनाग ने कहा,
केवल दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक है प्राचीन विरासत शक्ति, जहां तक क्या है मुझे नहीं पता, दूसरी है उसकी खेती की शक्ति, हालांकि वह पहले ही मर चुका है, लेकिन उसके शरीर में अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। इस शक्ति को टियन परिवार की शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा उसके शरीर पर बैंगनी स्वर्ण कवच का एक सेट भी है। हालांकि यह कवच क्षतिग्रस्त है, फिर भी यह कुल मिलाकर बुरा नहीं है। जब तक अंदर की शक्ति अवशोषित हो जाती है, तब भी इसे बचाया जा सकता है। बस इतना ही। छोटे बच्चे, जो तुम चाहते हो वह चुनो। उसके चेहरे पर एक बहुत ही लापरवाह भाव था। आर्यन ने तुरंत नहीं चुना, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं था कि यह नीलनाग वही नीलनाग था जिसने सत्यमार्गी महाद्वीप में उसकी जान लेने की कोशिश की थी। इसके बजाय उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? नीलनाग ने धीरे से कहा, अगर मैं होता तो निश्चित रूप से प्राचीन विरासत शक्ति सबसे अच्छी होती। बैंगनी स्वर्ण रक्षक का सेनापति, वह जिस प्राचीन विरासत शक्ति का अभ्यास करता है, वह एक हमलावर प्रकार की होनी चाहिए, और उसकी जीवनकाल को देखते हुए प्राचीन विरासत शक्ति को उच्च स्तर तक विकसित किया जाना चाहिए। मैं टियन परिवार की शक्ति का भी उपयोग कर सकता हूँ। प्राचीन विरासत शक्ति आदिम संसार में सबसे शक्तिशाली शक्ति थी, कोई और नहीं। उनमें से हर एक अतुलनीय रूप से कीमती था। अभी गर्जन करता संसार टियन परिवार के हाथों में मजबूती से था। जब तक यह उनके पूर्वजों द्वारा दी गई प्राचीन विरासत शक्ति नहीं होती, तब तक प्राचीन संसार में उत्पन्न होने वाली प्राचीन विरासत शक्ति टियन परिवार के हाथों में थी। इसने प्राचीन विरासत शक्ति को और भी कीमती बना दिया। इंसानों की तो बात ही क्या, आदिम संसार के राक्षस और जंगली जानवर भी इसे चाहते थे। नीलनाग ने कुछ भी नहीं छिपाया और बहुत स्पष्ट रूप से कहा। आर्यन अभी भी बहुत सावधान था, लेकिन उसने अभी भी कोई विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे लिए सबसे उपयुक्त शक्ति कौन सी है? नीलनाग ने धीरे से कहा, अगर उपयुक्तता की बात है तो निश्चित रूप से जितनी शक्तिशाली शक्ति होगी उतनी ही अधिक उपयुक्त होगी। ठीक है, तो मैं प्राचीन विरासत शक्ति का चयन करूंगा। आर्यन ने अपना चुनाव किया। नीलनाग ने कहा, कोई समस्या नहीं। कोई तर्क वितर्क नहीं लग रहा था, न ही कोई आपत्ति। जब आर्यन ने अपना चुनाव किया तो उसने तुरंत सहमति व्यक्त की। यह बहुत सीधा और अप्रत्याशित था। नीलनाग ने कहा, तो मुझे उसके शरीर में मौजूद टियन परिवार की शक्ति और उसका भौतिक शरीर चाहिए। उसका भौतिक शरीर भी स्वादिष्ट है। जहां तक उसके शरीर पर मौजूद बैंगनी स्वर्ण कवच का सवाल है, वह मेरे लिए बेकार है। मैं तुम्हें उसके अंदर की अवशिष्ट आत्मा ऊर्जा को हटाने में मदद करूंगा। फिर गर्र नीलनाग गर्जा अपना खूनी मुंह खोला और तुरंत बैंगनी स्वर्ण रक्षक सेनापति के शव को निगल गया। कचा कचा वह कुरकुरा चबाने लगा। यह भी इसी समय हुआ। नीलनाग की आवाज आर्यन के दिमाग में गूंजी और उसने कहा, छोटे बच्चे, प्राचीन विरासत शक्ति आ रही है। इसमें थोड़ा समय लगेगा, तुम्हें तैयार रहना होगा। आर्यन ने हल्का सा घूंट भरा और कहा, आओ। यह भी इसी समय हुआ। जैसे ही नीलनाग ने बैंगनी स्वर्ण रक्षक के शव को निगल लिया, गहरे छेद से अब कोई बैंगनी सोने की रोशनी नहीं आ रही थी। लियान काइजियान की आंखें तन गईं। यह कहानी अभी शुरू ही हुई है और आर्यन के जीवन में यह रहस्यमय नीलनाग क्या बदलाव लाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या आप चाहते हैं कि कहानी आगे बढ़े? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2837। वाह, यह तो वाकई रोमांचक दृश्य है।
मैं इस पैसेज को उपन्यास शैली में हिंदी में अनुवादित करूंगा और आपके द्वारा दिए गए सभी चीनी नामों और शब्दों को उनके हिंदी समकक्षों से बदल दूंगा। हीरे की संरचना। नहीं, 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 नहीं। लियन कैजियांग ने हड़बड़ी में कहा। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं और उसकी आंखें उदास थीं। अगर हमें मिलना होता तो हम बहुत पहले मिल चुके होते। अब तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा भले ही मैं अभी अभी उससे मिला हूं, फिर भी इसमें कुछ समय लगेगा। भले ही मैं उसका खून पी जाऊं और उसका मांस खा जाऊं, उस बैंगनी सुनहरी रोशनी की शक्ति मेरी ही होगी। लियन कैजियांग लगभग पागल हो गया था। लियन फैमिली का सुंदर भविष्य उसके दिमाग में पहले ही रेखांकित हो चुका था और यह सब उसके सम्राट रियल में प्रवेश करने पर आधारित था। इसे नष्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। लियन कैजियांग ने अपनी मुट्ठियां भींची, जिससे उसकी हड्डियां चटकने लगीं। उसकी आभा तेजी से बढ़ने लगी जब वह रात्रि घाटी नाइट वैली के भूमिगत महल की गहराइयों में घूर रहा था। मारो। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वह एक पल में गायब हो गया। अगले ही पल वह रात्रि घाटी नाइट वैली के शिष्यों के एक समूह के सामने प्रकट हुआ। उसके हाथ पंजे बन गए और आदरणीय वेनरेबल की शक्ति फट पड़ी। मर जाओ तुम सब। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। रात्रि घाटी नाइट वैली के दर्जनों पहरेदार हवा में उड़ गए, उनकी नसें फट गईं और वे जमीन पर मृत गिर पड़े। ठीक इसी समय 3 रात्रि पिशाच नाइट डीमन बहनें और रात्रि घाटी नाइट वैली के कुल के बड़े बुजुर्ग आ पहुंचे। रात्रि घाटी नाइट वैली के कुल के बड़े बुजुर्ग रात्रि घाटी नाइट वैली के पहरेदारों को इतनी भारी क्षति में देखकर भड़क उठे। कई बड़े बुजुर्ग पहले ही आगे बढ़ चुके थे और रात्रि घाटी नाइट वैली के कुल की शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी। क्या महान स्वामी ग्रेट मास्टर भी यहाँ है? सूसू चौंक गई। वह तेजी से आगे बढ़ी और बोली, तुम क्या चाहते हो? इस जगह पर पहले ही सू परिवार फैमिली का कब्जा हो चुका है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा लियान परिवार लियन फैमिली अभी भी इसे बलपूर्वक लेना चाहता है? जो भी हो, आर्यन लॉन्ग एफीआई पहले ही गहरी गुफा में प्रवेश कर चुका था। चाहे वह उससे मिल पाता या नहीं, उसे उसके लिए समय खरीदना था। इसके अलावा वह देवताओं सेलेस्टियल्स की शक्ति को लियान परिवार लियन फैमिली के हाथों में नहीं पड़ने दे सकता था। अभी अभी जब बैंगनी सुनहरी रोशनी गायब हुई तो बहुत संभावना थी कि आर्यन लॉन्ग एफीआई पहले ही सफल हो चुका था। ऐसे में उन्हें यह बताना और भी ज्यादा जरूरी था कि आर्यन लॉन्ग एफीआई कहाँ था। लियन वुचाओ की आंखें सिकुड़ गईं। मरा नहीं? बाकी 2 कचरे कहाँ हैं? क्या ऐसा हो सकता है? वे उससे मिल गए। लियन वुचाओ का दिल बैठ गया। लियन कैजियांग ने दोनों हथेलियों से वार किया और 1 दर्जन से अधिक रात्रि घाटी नाइट वैली के पहरेदारों को हवा में उड़ा दिया। वे सूसू से 5 मीटर दूर जमीन पर भारी भरकम गिरे। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने सूसू को घूरा। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे परिवार फैमिली का कब्जा है। तुम्हारे परिवार फैमिली के सदस्य कहाँ हैं? एक छोटा बच्चा मुझे डराना चाहता है। तुम्हारे जैसी एक छोटी लड़की तो छोड़ो, सू वांटू भी मेरे सामने बेकार है। लियन कैजियांग ने दुष्टतापूर्वक कहा। इसके अलावा
ऐसा लगता है कि तुम रात्रि घाटी नाइट वैली के कुल के साथ मिली हुई हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा सुकुल सुक्लैन पूर्वी शाही राज्य ईस्ट रॉयल किंगडम का स्वामी बन सकता है। अगर यह बात पूर्वी शाही राज्य ईस्ट रॉयल किंगडम में फैल गई तो क्या तुम्हारा सुकुल सुक्लैन अभी भी पूर्वी शाही राज्य ईस्ट रॉयल किंगडम में खड़ा रह पाएगा? जो कोई भी राक्षसों, डीमंस और दुष्ट उपासकों ईविल कल्टिवेटर्स के साथ मिलता है, उसे दंडित करने का अधिकार है। एक बाल्टी भर गंदगी फेंक दी गई। सू की आंखें सिकुड़ गईं। जितना बड़ा उतना ही समझदार। सू अभी भी बहुत छोटी थी। इसके अलावा लियन कैजियांग के बोलने के बाद रात्रि घाटी नाइट वैली के कुल के बड़े बुजुर्ग भी सूसू को अजीब तरह से देख रहे थे, क्योंकि वह सुकुल सुक्लैन की सदस्य थी। वे नगर स्वामी सिटी लॉर्ड के महल से थे। हर साल यह नगर स्वामी सिटी लॉर्ड का महल था जो रात्रि घाटी नाइट वैली के कुल के आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध का आयोजन करता था, और नगर स्वामी सिटी लॉर्ड सुवांटू ने रात्रि घाटी नाइट वैली के कुल के कई लोगों को मार भी डाला था। रात्रि घाटी नाइट वैली का कुल परिवार सूस से घोर नफरत करता था। अब उनके सामने परिवार फैमिली का एक सदस्य खड़ा था। कई लोगों की आंखों में ठंडक चमक उठी। परिवार फैमिली सुवांटू से तुम्हारा क्या संबंध है? क्या तुम सच में सुकुल सुक्लैन से हो? बड़े बुजुर्गों की आंखें तेज हो गईं। लियन वुचाओ हल्के से मुस्कुराया। वह सुवांटू की इकलौती बेटी है। वह अपने पिता के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए रात्रि घाटी नाइट वैली में घुस गई थी। साथ ही सुकुल सुक्लैन की सेना पहले ही रात्रि घाटी नाइट वैली की ओर बढ़ रही है। मेरी राय में उसने यह खबर फैलाई कि तुम्हारा रात्रि राजा नाइट किंग गिर गया है, ताकि सुकुल सुक्लैन इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठा सके। सुवांटू तुम्हारे रात्रि घाटी नाइट वैली के कुल का नंबर 1 दुश्मन है। सूसू की आंखें फिर से काली पड़ गईं और उसकी हथेलियों में पसीना आ गया। वह लियन क्लैन को दबाने के लिए सुक्लैन का उपयोग करना चाहती थी, लेकिन वह भूल गई थी कि यह जगह क्या थी। इसके बजाय उसे लियन क्लैन ने काट लिया। सूसू ने हड़बड़ी में कहा, बकवास, मेरी सुक्लैन की सेना नहीं आई, लेकिन तुम्हारी लियन क्लैन की सेना ने रात्रि घाटी नाइट वैली के इतने सारे लोगों को मार डाला। तुम बैंगनी सुनहरी आकाश कुल पर्पल गोल्ड स्काई क्लैन की शक्ति के लिए आए थे, लेकिन तुम बहुत देर से आए। उसे पहले ही आर्यन लॉन्ग एफीआई भाई ने मिला लिया है। वह जल्द ही एक राजा रियन विशेषज्ञ बन जाएगा। तुम अभी भी जा सकते हो, अन्यथा तुम में से कोई भी नहीं जा पाएगा। लियन कैजियांग की आंखों के कोने की मांसपेशियां तेजी से फड़क उठीं। आर्यन लॉन्ग एफीआई कौन है? बाहर निकलो। लियन वुचाओ की आंखों में भी क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। असंभव, बस उस कचरे के साथ। लियन कैजियांग ने डांटा। आर्यन लॉन्ग एफीआई कौन है? लियन वुचाओ ने हल्के से कहा, वह कचरा है जिसने मेरे भाई के साथ एक महिला के लिए लड़ाई की थी, और मुझे लगता है कि उसका संबंध मेरे भाई की मौत से है। बहुत संभावना है कि उसने उसे मार डाला। आर्यन लॉन्ग एफीआई। लियन कैजियांग की आंखें सिकुड़ गईं, और उसने दुष्टतापूर्वक कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, भले ही आज तुम भूत बन जाओ, मैं तुम्हें फिर भी खा जाऊंगा। बूम! उसकी आभा फट पड़ी। एक पल में आदरणीय वेनरेबल
रियन का दबाव एक विशाल लहर की तरह नीचे आ गया। उसका शरीर भी हिल गया और वह गहराइयों में जाने वाला था। तीनों ये में बहनों ने तुरंत चिल्लाया, उसे रोको, उसे रात्रि राजा नाइट किंग को परेशान मत करने दो। जब वे बात कर रहे थे, तीनों ने दबाव का विरोध किया और तेजी से उससे मिलने के लिए आगे बढ़ी। हालांकि वे आर्यन लॉन्ग एफीआई से नाखुश थीं और महसूस करती थीं कि आर्यन लॉन्ग एफीआई रात्रि घाटी नाइट वैली का राजा बनने लायक नहीं था। वह अब रात्रि राजा नाइट किंग था और यह रात्रि घाटी नाइट वैली के कुल का भूमिगत महल था। वे उसके अनियंत्रित रूप से घुसने और रात्रि घाटी नाइट वैली के इतने सारे कुलजनों को मारने को बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। कई बड़े बुजुर्ग भी तुरंत रोकने के लिए आगे बढ़े। मेरे रास्ते से हट जाओ, लियन कैजियांग पहले ही क्रोधित था। उसके शरीर की शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका दाहिना हाथ पंजा बन गया, सीधे बड़ी बहन का गला पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। धड़ाम! जमीन फट गई और बड़ी बहन का शरीर जमीन से उछलकर आया, जिससे लियन कैजियांग को एक जोरदार लात लगी। फू! ताज़ा खून निकला, चट्टानों से टकराया, उसका चेहरा कागज जैसा पीला पड़ गया। बहन, मैं तुमसे लड़ूंगी। अन्य दो बहनें भी आगे बढ़ी, लेकिन लियन कैजियांग ने उन्हें एक ही चाल में हवा में उड़ा दिया। उसकी खेती बहुत मजबूत थी। तीनों बहनें उसकी बिल्कुल भी बराबरी नहीं कर सकती थीं। इसके अलावा कुछ बड़े बुजुर्ग भी ऐसे ही थे, जो लियन कैजियांग के हमले को झेल नहीं पा रहे थे। उन्हें तेजी से पीछे हटा दिया गया। इस स्थिति को देखकर सुसु ने तेजी से तीनों ये में बहनों पर एक उपचार तकनीक डाली और फिर उसकी आंखें कस गईं। उसने बहुत ज्यादा परवाह नहीं की और अपने अंतरिक्ष वलय स्पेस रिंग से कुछ ऐसा निकाला जो वज्रा पेस्टल जैसा लग रहा था। लियन कैजियांग की आंखें कस गईं। वज्र संरचना, वज्रा फॉर्मेशन। सुसु ने कहा, तुम सही हो, यह वज्र संरचना, वज्रा फॉर्मेशन है। उसने अपने दोनों हाथों से जोर लगाया, उसमें वास्तविक आत्मा ट्रू स्पिरिट डाली और उसे जमीन में जोर से गाड़ दिया। गुं गुं गुं! प्रकाश का एक प्रभामंडल एक पल में बाहर निकला। लियन कैजियांग ने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने बांधा और तेजी से पीछे हट गया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! लियन फैमिली के कई शिष्य हवा में उड़ गए। वज्रा पेस्टल से एक बाधा निकली जो अंदर के रात्रि घाटी नाइट वैली के कुलजनों की रक्षा कर रही थी। ठीक इसी समय वज्रा पेस्टल से प्रकाश भूमिगत महल के छेद से बाहर निकला। दूर में। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या आपके पास कोई और पैसेज है जिसका आप अनुवाद करवाना चाहते हैं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2838। आपकी मांग के अनुसार मैं इस गद्यांश को उपन्यास शैली में हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें सभी चीनी नामों को उनके स्थायी हिंदी अनुवादों से बदल दिया गया है। प्राचीन विरासत शक्ति का संगम। वज्र सारिणी वज्र मूसल के भीतर समाहित थी। यह एक अत्यंत शक्तिशाली सुरक्षात्मक सारिणी थी और यह वह वस्तु भी थी जिसे सुवांटू चाहते थे कि मीरा सुसु हर समय अपने साथ रखे, ताकि वह किसी ऐसे खतरे का सामना करने पर इसका उपयोग कर सके जिसे वह संभाल नहीं सकती थी। सारिणी के सुरक्षा कवच के बाहर इसका एक और उपयोग भी था, संकेत भेजना। वज्र की आध्यात्मिक किरण को बाहर निकलते देख
सुवांटू तुरंत समझ गए कि मीरा सुसु के साथ कुछ हुआ है। तत्क्षण सुवांटू ने किसी और चीज की परवाह नहीं की। उनका शरीर बिजली की तरह चमका और वे पूरी गति से रात्रि घाटी की ओर दौड़ पड़े। सारिणी प्रकाश, रात्रि घाटी की दिशा में। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में रात्रि घाटी में है। लिन परिवार सुनो, हमला करो। चेन परिवार के शिष्यों, मेरे आदेश का पालन करो। पूरी सेना को संगठित करो और पूरी गति से रात्रि घाटी में प्रवेश करो। जल्दी करो। रात्रि घाटी की ओर। बैंगनी ज्वाला रात्रि घाटी में है और लोग रात्रि घाटी की ओर उमड़ पड़े। आकृतियां जंगल से होकर उड़ रही थीं। विशेषज्ञ तेजी से आगे बढ़े और विभिन्न कुलों के शिष्य भी अपनी गति बढ़ा रहे थे। वे सभी सबसे बड़ी बैंगनी सुनहरी चमक की तलाश कर रहे थे। जो कोई भी इसे प्राप्त कर सकेगा वह पूर्वी शाही नगर पर हावी हो पाएगा। पूर्वी शाही नगर के कुल भी फिर से संगठित होंगे। रक्तचंद्र रानी ने भी वज्र की आध्यात्मिक किरण देखी। उसका दिल कस गया। आर्यन, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। 3000 भूत सेनाएं भी रात्रि राक्षसों की तरह उमड़ पड़ी। यह वास्तव में वज्र सारिणी है, एक पृथ्वी स्तरीय सारिणी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि सुवांटू इतने उदार होंगे। ऐसी सारिणी करोड़ों आदिम क्रिस्टल के बराबर है, लेकिन वह इसे वास्तव में अपने साथ रखता है, लियान कैजियांग ने ठंडे स्वर में कहा। मीरा सुसु ने गर्व से कहा, क्या हुआ? मेरे पास पैसे हैं, तुम मेरा क्या कर सकते हो? दरअसल उसे वज्र सारिणी की कीमत का कोई अंदाजा नहीं था। जब उसने लियान कैजियांग को वज्र सारिणी के मूल्य का उल्लेख करते सुना तो उसका दिल थोड़ा दुख गया। पिताजी, आप मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। लियान कैजियांग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मैं अभी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब सुवांटू ने तुम्हें वज्र सारिणी दी थी तो क्या उसने तुम्हें बताया था कि यह सारिणी केवल 3 मिनट तक चल सकती है? वह पूजनीय क्षेत्र के शिखर पर था। हालांकि उसकी शक्ति वज्र तकनीक को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि उसे कोई जल्दी नहीं थी। इस तरह की शक्तिशाली रक्षात्मक सारिणी में एक घातक कमजोरी थी, और वह यह थी कि इसे समर्थन देने के लिए एक शक्तिशाली सच्ची आत्मा की आवश्यकता होती थी। अन्यथा यह केवल बहुत कम समय तक चलेगी। 3 मिनट मीरा सुसु की सीमा थी। मीरा सुसु का दिल बैठ गया और उसने कहा, हम तुम्हारे ज्ञान के साथ तुम अभी भी सारणियों के बारे में जानते हो। चूंकि तुम जानते हो कि यह एक सुरक्षात्मक आत्मा कलाकृति है जो मेरे पिता ने मुझे दी है, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मेरे पिता निश्चित रूप से पूरी तरह से तैयार होंगे। 3 मिनट यह सारिणी 6 घंटे में भी नहीं टूटेगी। यदि तुम नहीं कर सकते तो तुम कोशिश कर सकते हो। लियान कैजियांग की आंखें पापी हो गईं। वास्तव में सुवांटू अथाह था। क्या वह वज्र राजदंड में और अधिक सच्ची आत्मा डालेगा? कहना मुश्किल था। इस क्षण लियान परिवार का एक शिष्य दौड़ता हुआ आया और बोला, श्रीमान, रात्रि घाटी के बाहरी इलाके में कई अन्य परिवार और बल आ रहे हैं। लियान कैजियांग की आंखें गहरी हो गईं। यदि वज्र सारिणी वास्तव में 3 घंटे तक चल सकती थी तो सुवांटू की खेती और गति के साथ वह वहां पहुंच सकता था, भले ही वह पूर्वी शाही राज्य में हो। हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। लियान कैजियांग का दिल कस गया और उसने तुरंत चिल्लाया, हमला। जैसे ही उसने बात खत्म की, लियान परिवार के शिष्यों ने तुरंत वज्र सारिणी पर हमला करना शुरू कर दिया। ऊर्जा की किरणें वज्र सारिणी की ओर बढ़ी, जिससे हर जगह चिंगारियां उड़ने लगीं। सभी ऊर्जा अवशोषित हो गईं
और वज्र सारिणी अचल रही। पृथ्वीस्तरीय गठन मुख्य रूप से रक्षा के लिए। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे सामान्य शक्ति से तोड़ा जा सके। तीनों बहनों ने थोड़ा ठीक होकर मीरा सुसु की ओर देखा और पूछा, यह गठन कब तक टिक सकता है? मीरा सुसु ने सिर हिलाया, मुझे भी नहीं पता। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि इसे सबसे महत्वपूर्ण क्षण में इस्तेमाल करना है। इसे कुछ समय तक तो टिकना चाहिए। एक बूढ़े व्यक्ति ने भारी मन से पूछा, क्या तुम वास्तव में सुवांटू की बेटी हो? वह अपने दिल में इस बाधा को पार नहीं कर पा रहा था। मीरा सुसु ने सिर हिलाया और कहा, मैं सुवांटू की बेटी हूँ। मुझे पता है कि मेरे पिता ने रात्रि घाटी कबीले के कई लोगों को मार डाला है, लेकिन मेरे पिता नगर प्रमुख हैं। उनकी एक जिम्मेदारी है, अगर वह तुम्हारे आक्रमण से बचाव नहीं करते तो पूर्वी शाही राज्य में कई लोग मर जाएंगे। बुजुर्गों की आंखें ठंडी पड़ गईं। बड़ी बहन ने तुरंत कहा, अब इस बारे में बात करने का समय नहीं है। हमें लियान परिवार की सेना के खिलाफ बचाव का रास्ता सोचना होगा। अन्य जनजातियों को आने में कितना समय लगेगा? एक बुजुर्ग ने कहा, मैंने पहले ही किसी को सूचित कर दिया है। उन्हें यहां पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। यह गठन टिक सकता है। उसे खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहा था। लियान कैजियान की मुट्ठियों के नीचे गहरे लाल ऊर्जा का एक गोला दिखाई दिया। उसके कपड़े उसके शरीर पर शक्ति ऊर्जा से उड़ रहे थे, जिससे हवा चल रही थी और उसके माथे पर नसें उभर रही थीं। एक पल में धमाका! लियान कैजियान की मुट्ठियां फट गईं और भारी रूप से नीचे गिरीं। बाम! वज्र मूसल हिल गया। मीरा सुसु का हाथ प्रभाव से सुन्न हो गया था और लगभग गिरने वाला था। इसी समय वज्र सारिणी पर एक दरार दिखाई दी। सारिणी का अवरोध टूटने वाला था। लियान कैजियान की आंखों में एक उज्ज्वल प्रकाश चमका और वह उत्साहित हो गया। हा हा हा! वज्र सारिणी तो बस इतनी सी है। सभी शिष्य सुनो, दरार पर हमला करो। बाम! बाम! गरज! गरज! पागलपन से हमले। दरारें धीरे धीरे टूट रही थीं। इस क्षण लियान कैजियान ने एक बार फिर अपनी ताकत जुटाई। मीरा सुसु की आंखें तन गईं। उसने अपनी अश्व मुद्रा को स्थिर किया। उसके हाथ वज्र मूसल को कसकर पकड़े हुए थे। चाहे कुछ भी हो, उसे सारिणी के अवरोध को थोड़ा और देर तक टिकाना था। उसका दिल अत्यंत चिंतित था। आर्यन, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? मैं अब और नहीं टिक सकती। 3 रात्रि राक्षस बहनों ने जल्दी से कहा। रात्रि घाटी कबीला सुनो, गठन करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। रात्रि घाटी कबीले की महिमा के लिए, हमारे घर के लिए। तीनों बहनें गंभीर रूप से घायल थीं, लेकिन वे फिर भी युद्ध की स्थिति में आ गईं। रात्रि घाटी कबीले के बाकी सदस्य भी ऐसे ही थे। आधे मिनट बाद लियान कैजियान की मुट्ठियां फट गईं और एक और भारी आवाज के साथ, मेरे लिए तोड़ो। गरज! दोनों मुट्ठियां सीधे दरार में जा घुसीं। कटक! दरार टूट गई। लियान कैजियान का शरीर 10 मीटर दूर उड़ गया। वह फिर से चला, ऊपर से नीचे देखते हुए, मेरे लिए तोड़ो। दोनों मुट्ठियां एक बार फिर गिरीं। धमाका! दरारें पूरे अवरोध को ढक रही थीं। हल्ला! अचानक मीरा सुसु के हाथों से सदमे से खून बह रहा था। उसकी भुजाएं लगभग विस्थापित होने वाली थीं। उसके पास अब वज्र मूसल को पकड़ने की शक्ति नहीं थी और वज्र मूसल उसके हाथों से गिर गया। बाम! यह जमीन पर गिर गया और इस क्षण वज्र सारिणी ढह गई। मीरा सुसु के मुंह के कोने से खून की एक बूंद निकली और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके आंतरिक अंग सभी घायल थे और वह अतुलनीय दर्द में थी।
उसने अपना सिर घुमाया और भूमिगत महल की गहराई में देखा और बुदबुदाई, आर्यन जल्दी आओ। लियान कैजियान ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, उन सभी को मार डालो, एक भी जीवित मत छोड़ो। फिर वह प्रकाश की एक किरण में बदल गया और सीधे भूमिगत महल की गहराई में चला गया। उसकी गति बहुत तेज थी, कोई उसे रोक नहीं सका। वह इंतजार नहीं कर सका, वह एक सेकंड भी इंतजार नहीं कर सका। वह जानता था कि एक बार जब सुवांटू और पूर्वी सम्राट अकादमी के अन्य पुराने राक्षस आ जाते तो भले ही उन्हें बैंगनी सुनहरी स्वर्गीय जाति की शक्ति का पता चलता, यह उसका आनंद लेने का समय नहीं होता। इस क्षण नीले ड्रैगन ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, नन्ही गुड़िया, तुमने प्राचीन विरासत शक्ति को अवशोषित कर लिया है, कैसा महसूस कर रही हो? यह किस प्रकार की प्राचीन विरासत शक्ति है? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या कोई और पैसेज का अनुवाद करूं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2839। मुझे आपका दिया गया अंश मिल गया है। मैं इसे हिंदी में उपन्यास शैली में अनुवाद करूंगा, जिसमें सभी चीनी नामों को आपके द्वारा प्रदान किए गए हिंदी समकक्षों से बदल दिया जाएगा। संहारक खड्ग। हम अब और नहीं टिक सकते। लियान परिवार में बहुत अधिक लोग हैं। हमें उन्हें रोकना होगा, भले ही हम न रोक पाएं। रात्रिराज अभी भी अंदर हैं। हम उन्हें अंदर नहीं आने दे सकते। मारो। लियान परिवार के शिष्यों की संख्या बहुत अधिक थी। इस बार लियान परिवार पूरी शक्ति से आया था। यह कहा जा सकता है कि वे जामुनी स्वर्गीय कुल की शक्ति प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। इसके अलावा वे नगर के बाहर थे, इसलिए वे अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकते थे। रात्रि उपत्यका के अधिकांश शिष्य भूमिगत महल में नहीं थे। वे कहीं और थे और संख्याओं में असमानता बहुत अधिक थी। लियान काइजियान के बिना भी तीनों बहनें उन्हें रोक नहीं पातीं। रात्रि उपत्यका के कुल के सदस्य गिरते रहे। लियान परिवार के शिष्य अपने विरोधियों को कुचलते रहे। रात्रि उपत्यका कुल को भूमिगत महल में गहराई तक धकेल दिया गया था। लियान वूचाओ भयानक रूप से हंसा। रात्रि उपत्यका कुल तो बस ऐसा ही है। हाँ हाँ हाँ। भाइयों, पुरुषों को मार डालो और महिलाओं को ले लो। किंवदंती है कि रात्रि उपत्यका कुल की रात्रि दानव कुल की स्त्रियां असाधारण रूप से सुंदर होती हैं। हाँ हाँ हाँ। बातचीत के दौरान रात्रि उपत्यका कुल का एक रक्षक आगे बढ़ा, लेकिन लियान वूचाओ ने उसे जमीन पर पटक दिया और उस पर पैर रख दिया। धड़ाम। लियान परिवार के शिष्य और भी पागल हो गए। रात्रि साम्राज्य, तुम लोग पहले निकल जाओ। हम बूढ़े लोग उन्हें रोकेंगे। जाओ। कुछ बुजुर्ग उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। सूसू मदद करना चाहती थी, लेकिन लियान वूचाओ का उसे मारने का इरादा पहले से ही था। भले ही वह सू परिवार का नाम लेती तो भी कोई फायदा नहीं होता। वह केवल आर्यन के बारे में सोच सकती थी। वे अभी तक क्यों नहीं आए? बड़े भाई आर्यन, क्या आप जामुनी स्वर्गीय कुल की शक्ति के साथ विलीन नहीं हुए? वह अभी तक क्यों नहीं दिखाई दिए? जल्दी आओ, हम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। वह इतनी चिंतित थी कि उसकी आंखों से आंसू छलक आए। भूमिगत महल में कोई रास्ता नहीं था। भागने के लिए कहीं नहीं था। यदि वे सीधी लड़ाई नहीं जीत सकते तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा जब तक कि रात्रि उपत्यका के सभी सदस्य गिर न जाएं। छोटे बच्चे, इस जामुनी स्वर्गीय रक्षक की प्राचीन विरासत क्या है? नीली नाग की आवाज सुनाई दी।
वह जामुनी स्वर्गीय रक्षकों के कमांडर आकाश मार्शल हैं। वह रहस्यमय सम्राट के व्यक्तिगत शिष्यों में से एक भी हैं। उनकी खेती अथाह है और वह आदिम दुनिया में किसी भी स्थान पर एक पूर्ण अधिपति हैं। रहस्यमय सम्राट ने उन्हें जो प्राचीन विरासत दी थी वह बहुत कमजोर नहीं होनी चाहिए। जामुनी स्वर्गीय रक्षक तियान कुल के सर्वोच्च रक्षक का अस्तित्व। यह खगोलीय जाति का प्रतीक था। उन्हें रहस्यमय सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित भी किया गया था। उनमें से कई रहस्यमय सम्राट के व्यक्तिगत शिष्य थे। जामुनी स्वर्गीय रक्षकों को रहस्यमय सम्राट द्वारा सबसे अधिक महत्व दी जाने वाली सेना कहा जा सकता है। इस सेना के कमांडर की विरासत निश्चित रूप से इतनी खराब नहीं होगी। यह शीर्ष 100 प्राचीन विरासतों में से एक भी हो सकती है। नीली नाग ने आकाश मार्शल की खेती शक्ति को निगलने के बाद उसे यकीन था कि यह प्राचीन शक्ति बहुत मजबूत थी। आर्यन के बोलने का इंतजार किए बिना अचानक गुफा के बाहर से घमंडी हंसी आई। वाह हा, यह मेरा है। जामुनी स्वर्गीय कुल की शक्ति मेरी है। हाँ हाँ हाँ। एक काली छाया तेजी से चमकी। एक पल में वह गहरी गुफा के प्रवेश द्वार पर उतरा। तान दापाओ तुरंत चिल्लाया, भाई आर्यन, खतरा। लियान काइजियान ने अपनी आंखें उठाईं और अपना दाहिना हाथ हिलाया। ऊर्जा का एक विस्फोट तान दापाओ की ओर बढ़ा और उसे हवा में उड़ा दिया। उसने एक पल के लिए भी नहीं देखा। तान दापाओ जमीन से उठा, उसका दिल कस गया। यह शक्ति, यह खेती, हम इसे रोक नहीं सकते। वह वूचाओ से अनगिनत गुना अधिक मजबूत था और वह निश्चित रूप से खगोलीय घटना क्षेत्र में नहीं था। वह महान पराक्रमी क्षेत्र से भी मजबूत था। यह शक्ति। तान दापाओ की आंखें कस गईं क्योंकि वह फिर से चिल्लाया, भाई आर्यन। तुम कितना भी जोर से चिल्लाओ, कोई फायदा नहीं। लियान काइजियान की ठंडी आंखें गहरे छेद को देखती हुई बोली, मुझे गंध आ रही है। मुझे एक शक्तिशाली आभा की गंध आ रही है। गहरी सांस ली। उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया। कितनी शक्तिशाली शक्ति, बहुत गाढ़ा। हाँ हाँ हाँ, यह मेरा है। फिर उसका शरीर अचानक हिल गया और वह सीधे नीचे कूद गया। तान दापाओ का दिल डूब गया, यह खत्म हो गया। जामुनी सोने की रोशनी में एक शक्तिशाली शक्ति थी। वह अंदर कूद गया और तुरंत हवा में उड़ गया। आर्यन का नीचे क्या हाल था? भले ही वह उसके साथ विलीन हो गया हो, उसे पचाने में कुछ समय लगेगा। यदि लियान काइजियान इस समय दिखाई देता तो आर्यन उसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाता। जैसे ही तान दापाओ फिर से चिल्लाने वाला था, गहरी गुफा के प्रवेश द्वार पर एक आकृति धीरे धीरे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए पीछे हट रही थी। वह धीरे धीरे कदम कदम पीछे हट रहा था, जैसे कि वह आत्मसमर्पण कर रहा हो। यह तान दापाओ हैरान रह गया। क्या यह लियान काइजियान नहीं है जो अभी गहरी गुफा में दौड़ा था? वह अब पीछे क्यों हट गया? यह अजीब था। अभी वह उग्रता से अंदर दौड़ा था, लेकिन अब कुछ ही सेकंड में उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए थे और उसका शरीर हल्की कांप रहा था क्योंकि वह पीछे हट रहा था। यह क्या स्थिति थी? मुझे समझ नहीं आता। किसी को यह जानना चाहिए कि लियान काइजियान एक पूजनीय क्षेत्र का शक्तिमान था। पूर्वी शाही नगर में, यहाँ तक कि पूरे पश्चिमी क्षेत्रों में भी सम्राट क्षेत्र को छोड़कर कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। अब वह आत्मसमर्पण करके पीछे हटना चाहता था। क्या हुआ? गहरी गुफा में से एक आवाज आई, हंसो, मेरे लिए हंसो। तुम क्यों नहीं हंस रहे? क्या तुम बहुत शक्तिशाली नहीं हो?
यह आर्यन की आवाज थी। तान दापाओ तुरंत खुश हो गया। भाई आर्यन, क्या उसने स्वर्गीय कुल की शक्ति के साथ पूरी तरह से एकीकृत कर लिया है? तुरंत सम्राट क्षेत्र को तोड़ दिया। वाह, वह तो बहुत ही शानदार है। हाँ हाँ हाँ, बूढ़े आदमी, अब तुम घमंडी हो। तान दापाओ भी उत्साहित था। अब लियान काइजियांग पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि आर्यन की ओर देख रहा था, जो धीरे धीरे गहरी गुफा से बाहर निकल रहा था। आर्यन के शरीर पर आभा में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। यह अभी भी आदिम क्षेत्र की आभा थी। तान दापाओ थोड़ा भ्रमित था। वह अभी भी आदिम क्षेत्र में है। कैसे कैसे वह एक पूजनीय क्षेत्र के विशेषज्ञ को दबा सकता है? कोई कारण नहीं है। आर्यन का चेहरा शांत और संयमित था। उसके मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी। एक आदिम क्षेत्र का कल्टीवेटर एक पूजनीय क्षेत्र के कल्टीवेटर को दबा रहा है। क्या यह बहुत असंभव नहीं है? तान दापाओ बड़बड़ाया, फिर अपनी नजर लियान काइजियांग की ओर मोड़ दी, जो पहले ही गुफा से बाहर निकल चुका था। उसकी भौहों के केंद्र को देखकर उसका भाव अचानक बदल गया और उसकी आंखों से एक उज्ज्वल प्रकाश निकला। वह क्या है? केवल देखा। एक छोटी उड़ने वाली तलवार जो 2 उंगल लंबी, पतली और पतली थी। यह पूरी तरह से जामुनी थी। तलवार के शरीर से थोड़ी चमक निकल रही थी। यह बहुत असाधारण था। इस समय यह उड़ने वाली तलवार लियान काइजियांग की भौहों के बीच तैर रही थी, जैसे कि एक विचार से उड़ने वाली तलवार लियान काइजियांग के सिर को भेद देगी। यह दृश्य बहुत चौंकाने वाला था। तान दापाओ ने आर्यन को देखा और कहा, भाई आर्यन, यह उड़ने वाली तलवार क्या है? आर्यन ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, यह एक अच्छी चीज है। तान दापाओ ने कहा, अच्छी चीज? तो इसका एक नाम होना चाहिए, है ना? नाम? आर्यन ने कभी इसके नाम के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन तान दापाओ के शब्दों को सुनने के बाद उसके मुंह का कोना ऊपर उठ गया और उसने उत्साहित होकर कहा, इसे संहारक खड्ग कहा जाता है। संहारक खड्ग? तान दापाओ चौंक गया। लियान काइजियांग अपनी भौहों के बीच उड़ने वाली तलवार को लगातार देख रहा था। चाहे वह कितना भी बचता, चाहे वह कितना भी बचाव करता, उसके शरीर पर शक्ति ऊर्जा को हिलाना बेकार था। यह एक छोटी जामुनी तलवार जैसी दिखती थी और इसमें कुछ भी खास नहीं था। हालांकि लियान काइजियांग को छोटी तलवार की आभा ने पूरी तरह से दबा दिया था। उसका मन और चेतना का सागर सभी दबा दिए गए थे। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आपको यह उपन्यास शैली का अनुवाद पसंद आएगा। क्या आप कहानी जारी रखना चाहेंगे या आपके कोई अन्य प्रश्न हैं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2840। यह देखकर कि मैंने आपके सभी चीनी नामों और शब्दों के हिंदी अनुवादों को स्थायी रूप से याद कर लिया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं इस गद्यांश का हिंदी में अनुवाद एक उपन्यास की तरह करूँगा, जिसमें सभी चीनी नामों को उनके हिंदी समकक्षों से बदल दिया जाएगा। हरामखोर, घुटने टेक। छोटे भाई, चलो बात करते हैं। लियान काइजियांग ने सिसकी भरी। उसकी आवाज गले में अटक गई थी। उसके माथे पर बैंगनी उड़ने वाली तलवार थी। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। जब वह बोल रहा था, लियान काइजियांग गुप्त रूप से अपनी ऊर्जा प्रवाहित कर रहा था। आर्यन तो केवल मूल क्षेत्र में था। अगर उसे 1 सेकंड का समय भी मिल जाता तो वह आर्यन का सिर कुचल सकता था। उसे बस एक छोटे से अवसर की आवश्यकता थी। अपनी बंदी से बात करो। माँ के
तुमने मुझे लगभग मार ही डाला था। अब तुम्हारे पास कहने को क्या है? अपने 8 पीढ़ियों के पूर्वजों की बात करो। तैन दापाओ ने दर्द सहा। उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। वह आगे बढ़ा और लियान काइजियान के पेट में बेरहमी से लात मारी। शुरू में वह उसका मुकाबला नहीं कर पाया था और हवा में उड़ गया था, लेकिन अब आर्यन द्वारा कुचले जाने पर टैन दापाओ को ज्यादा परवाह नहीं थी। लियान काइजियांग जमीन पर नहीं गिरा। वह अभी भी अपनी ऊर्जा प्रवाहित कर रहा था, अभी भी अवसर की तलाश में था। लेकिन भले ही टैन दापाओ ने उसे जानबूझकर लात मारी थी, उड़ने वाली तलवार अभी भी उसकी भौहों के बीच गतिहीन तैर रही थी। टैन दापाओ की एक लात उसके गुस्से को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लियान काइजियांग को जमीन पर गिरते देख वह आगे बढ़ा और उसे कुछ लातें मारी। अच्छी तरह से बात करो। आओ, लाओत्जी से अच्छी तरह बात करो। क्या हम अच्छी तरह से बात नहीं करने वाले हैं? उठो और बात करो। माँ के, तुमने अभी मुझे एक ही चाल में लगभग मार डाला था और अब तुम अच्छी तरह से बात करना चाहते हो। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। लगातार विस्फोटक लातें। यह एक बेहतरीन मुकाबला था। यह जानना जरूरी था कि लियान काइजियांग पूज्य क्षेत्र का एक विशेषज्ञ था और टैन दापाओ केवल सैनिक क्षेत्र में था। लियान काइजियांग एक अवसर की तलाश में था, लेकिन कोई नहीं मिला। वह पूरी तरह से दब गया था। वह बिल्कुल भी हिल नहीं पाया। उसके दिल में भी अत्यधिक गुस्सा था। गहरी आवाज में उसने कहा, क्या तुमने काफी लात मारी? बहुत ज्यादा ढीठ मत बनो। उसे यह कहते हुए सुनकर टैन दापाओ और भी क्रोधित हो गया। मैं ढीठ हूं तो क्या? आह, अगर तुम खुश नहीं हो तो मेरे साथ कुछ करो। जब वे बात कर रहे थे, टैन दापाओ ने क्रूर लातों की एक और श्रृंखला दी। उसने अपना गुस्सा बेरहमी से निकाला। आर्यन ने सिस्टम के माध्यम से देखा। हर बार जब टैन दापाओ लात मारता तो लियान काइजियान के सिर के ऊपर अंग्रेजी संख्याओं की एक श्रृंखला तैरती। कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि यह ठीक था जब तक टैन दापाओ संतुष्ट था। आर्यन द्वारा लियान काइजियान को दबाने के साथ टैन दापाओ अनियंत्रित था। हालांकि लियान काइजियान घायल था, उसका शरीर गंदगी से ढका हुआ था। उसका चेहरा और बाल मिट्टी से सने हुए थे। वह दयनीय अवस्था में था। आर्यन ने सिसकी भरी और कहा, बड़ा पाव, ठीक है, अब काम की बात पर आते हैं। टैन दा पाव ने लियान काइजियांग की ओर देखकर मुस्कुराया और चिल्लाया, मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूं। बूढ़े आदमी, अगर तुम मजबूत हो तो क्या? अंत में वह अभी भी कुचला गया। टैन दापाओ आर्यन के पास चला गया और फुसफुसाया, भाई आर्यन, वह शानदार था। ही उत्साह स्पष्ट था। पहले कभी नहीं। अपने पिछले क्षेत्र में उसने उच्च स्तर के विरोधियों को भी कुचला था, लेकिन उसने एक बार में इतने सारे क्षेत्रों को कभी पार नहीं किया था। एक चींटी हाथी को निगलने की कोशिश कर रही थी। लियान काइजियांग अत्यंत दयनीय अवस्था में था। उसकी आंखों में हत्या का इरादा असाधारण रूप से ठंडा था। वह जमीन से उठकर आर्यन को घूरने लगा, याद रखना तुमने अभी क्या किया। आर्यन ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, मुझे याद रहेगा। अभी भी माँ के घमंडी हो, टैन दा पाव ने भयंकर रूप से कहा, भाई आर्यन, उसके साथ शब्द बर्बाद मत करो, बस उसे मार डालो। लियान काइजियांग थोड़ा कांप गया। आर्यन के होंठ का कोना ऊपर उठ गया और वह हंसा, अभी समय नहीं हुआ है। विचार चला। उड़ने वाली तलवार और भी आगे बढ़ गई, लगभग लियान काइजियांग की भौहों के बीच की त्वचा से चिपक गई। लियान काइजियांग का शरीर गुप्त रूप से कांप गया।
और तुरंत कहा, अगर तुम मुझे मार डालते हो तो तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। यह जगह पहले से ही मेरे लियान परिवार के नियंत्रण में है। टैन दा पाव का भाव बदल गया। आर्यन ने थोड़ा कहा, अगर यह नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी खड़े होकर मुझसे बात कर पाते? चलो चलें। अपने लियान परिवार के लोगों को पीछे हटने का आदेश दो। यही कारण था कि आर्यन ने अभी तक लियान काइजियांग को नहीं मारा था। इसके अलावा यह उड़ने वाली तलवार वायलेट गोल्ड डिवाइन गार्ड की प्राचीन विरासत शक्ति थी जो आकाश को नियंत्रित करती थी। हालांकि यह अधिकतम अवस्था तक नहीं पहुंची थी, इसे पहले से ही आकाश युद्ध कलाओं द्वारा महायान अवस्था तक पाला गया था। उड़ने वाली तलवार घातक थी और इसकी शक्ति असाधारण रूप से क्रूर थी। हालांकि एक बात यह थी कि आर्यन के वर्तमान स्तर के साथ वह इसे लगातार नियंत्रित करने में असमर्थ था। वह इसे असीमित रूप से नियंत्रित करने में असमर्थ था। उसके वर्तमान खेती के साथ उसकी शारीरिक शक्ति का उपयोग अधिकतम एक बार ही किया जा सकता था। इसके अलावा उड़ने वाली तलवार को उड़ने वाली तलवार की प्राचीन विरासत शक्ति द्वारा पाला गया था, इसलिए इसे मजबूत करने के लिए लगातार अन्य धातु सामग्री के साथ विलय करने की आवश्यकता थी। अगर कोई दुर्घटना होती या अगर वह थोड़ी सी भी लापरवाही करता तो यह क्षतिग्रस्त हो जाती। आर्यन को इसका उपयोग करते समय सावधान रहना पड़ा। लियान काइजियांग की आंखें थोड़ी मुड़ गईं जैसे ही वह बाहर निकला। उसने अवसर की तलाश नहीं छोड़ी। भागना, फिर से भागो। हाँ हाँ हाँ। अगर तुम सिटी लॉर्ड की बेटी हो तो क्या? अगर तुम नाइट वैली के एक एल्डर हो तो क्या? आज तुम सब यहीं मरोगे। हाँ हाँ हाँ। लियान वुचाओ ने संतुष्ट होकर हंसा। लियान परिवार के शिष्यों ने पहले ही सुसु, 3 नाइट डेमन बहनों और कुछ गंभीर रूप से घायल एल्डरों को एक कोने में घेर लिया था। अब उनके लिए बचना असंभव था। उनमें से हर एक के शरीर पर चोटें थीं, इसलिए वे बिल्कुल भी नहीं बच सकते थे। सुसु ने अपने शरीर के दर्द को सहन किया और कहा, लियान वुचाओ, अगर तुमने यहाँ किसी को भी छूने की हिम्मत की तो मैं निश्चित रूप से अपने पिता से तुम्हारे लियान परिवार को नष्ट करवा दूंगा। तुम्हें मेरे सुपरिवार की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। सुसु फिर से सुपरिवार से बाहर निकली। लियान वुचाओ ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, यो सिटी लॉर्ड का सुपरिवार, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। सुवांटू सम्राट क्षेत्र पूर्वी साम्राज्य शहर का नंबर 1 विशेषज्ञ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। सुपरिवार पूर्वी साम्राज्य शहर का सबसे बड़ा परिवार है। यह सिर्फ एक शब्द कहने की बात है, लेकिन अचानक लियान वुचाओ का आंकड़ा चला। पाह! चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़। सुसु के चेहरे पर 5 उंगलियों का निशान बन गया और उसके मुंह के कोने से खून बह निकला। लियान वुचाओ अपनी मूल स्थिति में लौट आया और अवमानना से कहा, मिस सु, लेकिन यह शहर के बाहर है। तुम्हारा सुपरिवार कितना भी मजबूत क्यों न हो, वे इस जगह को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम्हारे पिता मजबूत हैं, उन्हें बुलाओ। तुम्हारा सुपरिवार मजबूत है, अपने सुपरिवार को बुलाओ। सुपरिवार का उपयोग मुझे डराने के लिए। माँ के, क्या तुम्हें लगता है कि मैं लियान वुचाओ से डरता हूँ? उसकी आंखें कपटी थीं जैसे ही उसने सुसु को घूर कर देखा। उसकी क्रोधित आंखों को देखकर वह रुचि से हंसा, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी महिला बनना होगा। चूंकि तुम्हारे पिता की केवल तुम ही बेटी हो, जब तुम मेरी महिला बनोगी तो सुपरिवार भी मेरा होगा। कैसा रहेगा? चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं अपने भाई की तरह असामान्य नहीं होऊंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं बस तुम्हारे गले में एक कुत्ते की चेन बांध दूंगा। हा हा हा। सुसु ने गुस्से से कहा, लियान वुचाओ, तुम बेशर्म हो।
हाँ हाँ हाँ। लियान वुचाओ जोर से हंसा। मेरे पास कुछ और भी बेशर्म है। जब मैं तुम्हें गर्भवती करूंगा तो भले ही तुम्हारा सुपरिवार सहमत न हो, यह बेकार है। कोई उसे पकड़ो। यह युवा मास्टर लाइव प्रदर्शन करने जा रहा है। जैसे ही उसने यह कहा, लियान वुचाओ आगे बढ़ा। यह भी इसी समय था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या इस कहानी के बारे में कोई प्रश्न पूछूं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।